इसलिए करनी है कि जो शायद कमज़ोर ज़हनों में जो धुंध है उसको छटने में मावन और मददगार साबित होंगी। एक तो इंतहाई खुशाइन बात है कि आज आपकी ड्रोबंदी खत्म हो गई अलहम्दुलिल्लाह। माजी में भी होती है ये, लेकिन फिर तफक्का हमेशा गालिब भी रहा है। लेकिन आज इत्तेफाक राय से आपने और आपकी वजादत से मैं बुकला के दिनों में उसकी बॉडी को मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा, इस इत्तेफाक हुए हाल में 4-8 आने आप चाहते ना चाहते मुझे भी क्रेडिट दे दिया है। वो इसलिए कि जो तकसीम का, पोलराइजेशन का और नफरत का कल्चर है वो हमेशा हुक्मरान परवान चढ़ाता है। और आज क्योंकि मुझे मेरा ख्याल 10 माह हो गए हैं, माफी और तमीर को बयान करने का जो सबसे खूबसूरत मीडियम है वो पंजाबी है। वो मनसब के आएंगे कि पहले आड़े आते हैं, लेकिन आज मैं अपने कर रहे हैं, आज तो घर में दिल नहीं खोल के करनी करनी है। तो यूं होता है कि जब हम माशरे में वसीयत मजमूई नफरत के बीच बोते हैं तो वो सिविल सोसाइटी के हर पहलू से कांटों की तरह उगते हैं और फिर हर गुजरने वाले को जख्मी भी करते हैं। लेकिन चूंकि ये सारा प्रोसेस हमारे और आपके इश्तराक से होता है, इसलिए कीमत हमें भुगतनी पड़ती है। अभी मुझ पर मेरे मालिक का खास करम है, मेरा मुर्शिद खाना, मेरी माँ की दुआ है कि रियासत का ये सबसे ताकतवर आईनी मनसब है। लेकिन ये मेरा ना कुछ बिगाड़ सका, ना संवार सका, ना मुझे मेरी औकात से बाहर एक लम्हे के लिए ला सका। जो मेरा बूदोबाह, जो मेरी तर्ज जिंदगी इस वज़ीर आज़म के मनसब पर फायद होने से पहले थी, वो आज भी है। और ये सिर्फ मेरे मुर्शिद खाने की, मेरी माँ की दुआ है। मैं अपनी औकात नहीं बोला। मेरे बुजुर्ग मोहतरम कहते थे, राज या मज बचा लेंदी है या खतरी, माड़े में तो गुरु नहीं बचता। तो आज कानून की हुक्मरानी और कानून का नफाज सबसे पहले वज़ीर आज़म ने अपनी ज़ात पे शुरू किया, अपने अहले खाना पे शुरू किया। अपने हल्के के अवाम से इससे पहले के गुफ्तगू की रवानी में मैं भूल जाऊँ, मुझे एक माजरत करनी है पब्लिकली। इस मनसब के आईनी तकाज़े निभाने में जो मेरे हल्के के लोगों को कीमत देनी पड़ी है, उसको अदा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर तो मैं माजी की रवायात को कायम रखूं तो फिर तो रियासत के वसाइल सारे जमा करके मुझे ला के भर के हल्के पे खर्च कर देने चाहिए। ये बेज़मीरी में कर नहीं सकता। इख्तियार मुझे मालिक की करम से, उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर अनायत से मिला, और उसका बुनियादी सबब इस हल्के के वोटर थे जिन्होंने मुझे असेंबली में पहुंचाया। अब मेरा और उसका राब्ता कमजोर पड़ा है। ये 10 माह में 2 मैंने ईदें पढ़ी हैं, एक अपनी चची मोहतरमा का जनाजा पढ़ा, ये 4थी मरतबा में आया। मैं किसी खुशी गमी में शामिल नहीं हो सका, लेकिन ये मेरे रब को पता है कि मैंने 52 साल में इतनी मजदूरी नहीं की जितनी 10 माह में की। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक आम आदमी समझ ना सके कि गुज़श्ता 6 माह में
मैंने तन तनहा 28 वजारतें चलाई, 250-300 फाइल मुझे दस्तखत करनी पड़ी। और अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा कर पाऊं वो कम है कि 2 वज़रा पर मुश्तमिल काबीना के हाथों 26-28 लाख रुपया खर्च हुआ। 26 पैसे की भी बददियानती का इल्जाम मेरा बदतरीन मुखालिफ भी इस हुकूमत पर नहीं लगा पाया। अब उम्र और मनसब के जिस हिस्से पे मैं हूं उससे आगे सिर्फ मौत का सफर बाकी है। लोग मालो दौलत क्यों कमाते हैं? जाओ हशमत के लिए, जलाल के लिए, इक्तदार के लिए। तो अगर अल्लाह पाक मुझ जैसे गुनाहगार पर यह करम कर दे कि एक सादे पानी के गिलास के बगैर ये इक्तदार मुझे नसीब हुआ हो, तो फिर ये क्यों कर मुमकिन है कि जो काम मुझसे सारी जिंदगी नहीं बन पाया वो इस इख्तियार और इक़्तिदार को हासिल होने के बाद करूं। खालिस्तन अल्लाह की अमानत है। और इस बात का मुझे बखूबी अदराक था। मैंने मालिक से ये दुआ की थी कि या अल्लाह को 5-6 माह के लिए दे, सिर्फ इसलिए दे कि मैं ये मिथ तोड़ दूं कि स्टेटस को तोड़कर भी खालिस्तन अल्लाह की रजा की खातिर बिल्कुल बददियानती से पाक होकर भी वज़ारत उज़्मा का मनसब कायम रखा जा सकता है और मखलूक की खिदमत की जा सकती है। ये जो तसव्वुर इस माशरे में परवान चढ़ गया है कि मुमकिन ही नहीं है ऐसी वज़ारत उज़्मा कि जिसमें लेन देन का कोई वास्ता ना हो, ये माशरे की तबाही और बर्बादी की आखिरी अलामत है। आज अल्लाह पाक ने करम किया, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर मेरे परखचे उड़ गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इस्लामाबाद के सारे स्टेक होल्डर्स, इस रियासत की सारी पॉलिटिकल एलीट ये कहने में हक बजानिब है कि इस मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने और इसके वजीर आजम ने सियासत से बददियानती की लानत को हरफे गलत की तरह मिटा दिया। और ये क्यों कर मुमकिन हुआ है कि ये जमहूर का लफ्ज जो हमने जमहूरियत का लफ्ज जिन ममालिक से लिया है, वहां पे सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी हुक्मरान की है। अवाम जो मर्जी करे। हमारे यहां अलमिया क्या है कि यहां सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी अवाम की है, हुक्मरान जो मर्जी करे। आज अल्लाह के फजलो करम से हुक्मरानी का वो तसव्वुर जो हमारे दीन ने हमें दिया है, अपनी जात को छोड़कर इज्तिमाई रवैयों में मैंने कोशिश की है कि उसकी झलक को वापस लाया जाए। लोगों की इज्जत नफ्स को मजरूह ना किया जाए। लाओ लश्कर लेके आजाद कश्मीर के अवाम के ऊपर हक़ हुक्मरानी को इस्तेमाल ना किया जाए। आज भी मेरे साथ मेरा सिक्योरिटी स्टाफ है, लेकिन वो घर आराम कर रहा है। अगर अपने हल्के में भी मुझे अपने सिक्योरिटी स्टाफ के साथ करना है तो मुझे सियासत क्यों करनी है? जबकि यहां आपने देखा कि इख्तियार और इक़्तिदार आपकी और आपके अहले खाना में किस तरह फिरा। 10 माह में भिंबर की अवाम ने जो सब्ज नंबर प्लेट की गाड़ी देखी है वज़ीर आज़म या उसके किसी अहले खाना के पास? किसी ने देखी है तो हाथ उठा दो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आजाद कश्मीर का अपने आप को, चाहे गलत फहमी है या खुशफहमी है, एक बादशाह वज़ीर आज़म समझता हूं।
कि इख्तियार मुझे इस्तेमाल करना आता है और मैंने किया है, लेकिन लोगों के टैक्सों के पैसे की बेहुरमती नहीं की, उनका रेप नहीं किया। सरकारी वसाइल सरकारी काम के लिए, जब सरकारी काम खत्म हो गया मेरी निजी जिंदगी शुरू हो गई, फिर मेरे जाती वसाइल और मेरी जाती जिंदगी, इनको कभी मैंने मिक्स नहीं होने दिया। इन गुज़श्ता 10 माह में आपको कोई एक ऐसी प्राइवेट तकलीफ नजर नहीं आएगी जिधर आपको रियासती वसाइल नजर आएंगे। अच्छा, इससे कोई करोड़ों की बचत नहीं होती, सिर्फ एक ज़हनी और फिक्री तरबियत है कि हुक्मरान आपके टैक्सों के पैसों का अमानतदार है, इसमें ख्यानत नहीं करनी। जितने रोज, जितने लम्हे, जितने घंटे, वो खालिस्तन लोगों की खिदमत के लिए। अब मैंने आपसे माजरत कर ली, अपने हल्के के वोटरों से माजरत कर ली कि जब तक ये हक हुक्मरानी मेरे पास मौजूद है मैं आपसे फ्रिक्वेंटली नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि 24 में से 17-18 घंटे मुझे मुमलिकत का निजाम चलाने के लिए, ये छोटी सी मुमलिकत है, इसको भी अगर आप तरीके से, सलीके से, आईनी तौर पर अपना हक हुक्मरानी किताब के मुताबिक, कानून के मुताबिक इस्तेमाल करें तो 17-18 घंटे चाहिए इसको चलाने के लिए। और फिर मेरे जैसे सियासी कारकुन का मैं हमेशा कहता हूं कि मैं तरबियत याफ्ता सियासी कारकुन हूं, हादसा नहीं हूं। 1990 में मैंने 91 में सियासी सफर का आगाज किया था। आज तकरीबन पेंशनेबल सर्विस मेरी हो चुकी है। ये गुफ्तगू करने का मकसद क्या है कि जब आप प्रोसेस पूरा करके जाते हैं तो फिर हवादिस का इम्कान कम होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत चाहिए, उसकी रजा चाहिए। सबसे पहले मुझे पहले 3-4 माह में क्या करना पड़ा कि एक ऐसा ताफुनज़दा निजाम मुझे विरासत में मिला कि जिसमें सांस लेना भी मुमकिन नहीं था। पहले 90 रोज मैं सिर्फ माफिया से लड़ता रहा, सिगरेट माफिया से, फूड माफिया से, टिम्बर माफिया से, और जहां गिनती अरबों में होती है ना, वहां फिर लोगों के जीने, मरने और मारने की ख्वाहिशात भी अरबों में होती हैं। किसी से 10 रुपए छीनो वो गाली निकाल के भूल जाएगा, किसी के मुंह से लाखों करोड़ों का रिज़्क हराम छीनो तो वो आपकी रूह तक को जख्मी करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जहां रियासत मां है वहां रियासत जहाज बिन यूसुफ भी है, इसको बेरहमी से फैसले करने पड़ते हैं, वो मैंने किए। फिर इस रियासत की हड्डी, यह हुकूमत की रीढ़ की हड्डी ब्यूरोक्रेसी है। यहां मेरे किसी अजीज ने ठीक कहा कि ऐसा ऐसा फनकार आपकी ब्यूरोक्रेसी में मौजूद था कि जिनको मैं गुज़श्ता 20-22 सालों से जाती तौर पर जानता था। इतना सा तो आजाद कश्मीर है, या कोई किसी से छुपा है? ये मेरे अल्लाह की रहमत है कि बहुत सारी ऐसी शख्सियात जिनकी पूरी जिंदगी सवालिया निशान थी, वो इन 6-7 माह में अपनी तबई उम्र पूरी करके रुखसत हो गई है, दुनिया से नहीं, सरकारी मुलाजमत से। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके 28 सेक्रेटरीज में से एक आध को छोड़ के, वो भी किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे नहीं, मैं कामिल यकीन से ये कह सकता हूं कि मैंने कोई बददियानत सेक्रेटरी किसी मेजर पोस्टिंग पे रहने नहीं दिया।
एक सेक्रेटरी बदलने में 8 अक्टूबर जितना जल्जला आता है, यहां पूरा निजाम बदल दिया। किस लिए? कि जब आपने बिल्डिंग तमीर करनी है ना, तो बुसीदा बिल्डिंग को गिराना पड़ता है, उसके बाद दोबारा बुनियादें खोदनी पड़ती हैं, फिर डीपीसी लेवल, फिर उसके बाद चुनाई का अमल शुरू होता है। और ये इंतहाई तकलीफ दे अमल है। नई तामीरात करना कोई कमाल नहीं है। पुरानी तामीरात को गिरा के उस जगह की सफाई करके वहां नई तामीर करना, ये दुनिया का मुश्किल काम है, मुश्किल साइंस है। हमने की अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टम को तबाह, सिस्टम को लाइन पर लाने के लिए वक्त लगा 8 महीने। आज आप सारे बशमूल ये आजाद कश्मीर के नौजवान, कभी आपने सुना कि आजाद कश्मीर में भी ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा जिसमें आजाद कश्मीर के वजीर आजम सदर से लेकर आजाद कश्मीर के आईनी मनसब पर बैठा हुआ कोई शख्स भी उसके चेयरमैन को फोन करने की जरूरत ना कर सके? कभी यह रवायत थी इसमें, इस आजाद कश्मीर में? ताखीर जरूर हुई, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन बना कि जिसमें मेरिट को यकीनी बनाने के अलावा और कोई प्रायोरिटी उस पब्लिक सर्विस कमीशन की नहीं है, और इसमें सियासत का कोई दखल नहीं है। जो मेंबर बने हैं ना, वो मुझे कर्टसी कॉल करने आए, और इसी बुनियाद पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उनका काम ही नहीं था प्राइम मिनिस्टर को मिलने आना। मुझसे किसी ने पूछा जी वो पब्लिक सर्विस कमीशन के दोस्त नहीं मिलने आए, मैंने कहा उनका काम ही नहीं है। अगर वो मुझे मिलने आते, अपने मनसब की तौहीन करते, नफी करते, और उनको लगने तक भी, सुबह तक भी ये पता था कि ये मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन लग जाएंगे, जिसकी जो क्रेडिबिलिटी थी उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने उस पर करम कर दिया। आज इस आजाद कश्मीर के नौजवानों का सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरिट पर रोजगार की फराहमी। अभी ये आप अडॉक अपॉइंटमेंट्स का शोर क्यों सुनते हैं? पिछले 5, 7, 10 साल में हमने क्या जनाब जबर किया है? अपने जाले, अपने अजीजों कारब, अपने वोटर सपोर्टर, भतीजे, भांजे, साले भर्ती किए। या तो वो इतने काबिल होते हैं कि मुकाबले के इम्तिहान या मुतलका जो इम्तिहान वो पास करके मुस्तकिल हो जाते। 10-10 साल, 20-20 साल, 15-15 साल हम एक्सटेंशन देते रहे। फिर उसके बाद एक शाही कानून बनाया गया कि जी जिसकी 10 साल सर्विस है या जिसकी 40 साल उम्र है उसे पक्का कर दिया जाए। वजह कि आजाद कश्मीर के जितने नौजवान बच्चे बच्चियां जिनका कोई सियासी वाली वारिस नहीं है, उनको लवासों की तरह छोड़ दिया जाए। सरकारी रोजगार उनका हक नहीं है, यह सिर्फ सिफारिशों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आजाद कश्मीर असेंबली ने वो कानून भी खत्म किया, और आज मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के अल्लाह पाक को ये कहने पर पूरी तरह मुझे फख्र भी है, इसका क्रेडिट भी मैं और मेरी इत्तेहादी हुकूमत लेते हैं कि आने वाले दिनों में जब आप डॉक्टर्स की, लेक्चरर्स की, मौलमीन की तकर्रियां देखेंगे तो पूरा आजाद कश्मीर कोठे पे चढ़ के कहेगा कि इसमें किसी एक बंदे के ऊपर भी एक सियासी सिफारिश नहीं है। एनटीएस में मैंने इंटरव्यू के नंबर खत्म कर दिए। उस इंटरव्यू का क्या काम था? 17वें नंबर वाले को पहले पे, पहले नंबर वाले को 17वें पे। जिसने एनटीएस पास कर लिया, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर उसके घर तक करनामा चला जाएगा। उसे किसी सियासी का एहसास मिन्नत होने की जरूरत नहीं है। अभी आपके लेक्चर अगले हफ्ते लग जाएंगे इंशाल्लाह। क्या मेरिट है? एफए, बीए, बीएस, एमए, पीएचडी, एमफिल, इनका एग्रीगेट बनाया है। जो एग्रीगेट में मेरिट पर आएंगे, नेट पे जाके देख लें, उनके घर तक करनामे चले जाएंगे। यही काम डॉक्टर्स के लिए किया है। इसके बगैर अब कोई चारा नहीं है। आप बंद गली में दाखिल हो गए हैं।
अगर आप छोटा सा आजाद कश्मीर है और यहां पे गवर्नेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर मैं सिर्फ अपने हल्फ के अल्फाज की पासदारी को याद रखूं तो इस आजाद कश्मीर को 5 साल में दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के बराबर लाया जा सकता है। आज आप देखें अरबों की सड़कों के मंसूबे आजाद कश्मीर में रवाना हैं। आने वाले 3 दिनों में आप 3 माह में, अगले 3 माह में आप देखेंगे कि आपका कोई स्कूल आजाद कश्मीर में ऐसा नहीं रहेगा जिसकी छत मौजूद ना हो। आपकी सिविल डिस्पेंसरीज, आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको ग्रास रूट लेवल से हम ठीक करने लगे हुए हैं। आज बायोमेट्रिक की वजह से, जिस दिन मैंने हल्फ उठाया हाजिरी 23 से 33% के दरमियान थी, आज हाजिरी 88 से 95% के दरमियान है। सरकार ने अगर नौकरी दी है तो इतनी गैरत शर्म तो करनी चाहिए कि ये गरीब अवाम के टैक्सों का पैसा है, इसको सरकारी औकात-ए-कार में 8 से 2 या 4 तक कम से कम इस हाजिरी को यकीनी बना के उस तनख्वाह को हलाल करने की जरूरत है। अगर इस पर सख्ती की तो कौन सा जुर्म किया? बेतहाशा गैर हाजिर डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स को बरतरफ किया। हालांकि किसी एक से रोजगार छीनना दुनिया का मुश्किल फैसला है, लेकिन मैं सेंचुरी क्रॉस कर गया। क्यों? क्योंकि ये मैसेज देना मतलूब था कि अगर वजीर आजम 17-18 घंटे काम करता है तो अब रियासत में कोई एक भी ऐसा नहीं बचेगा कि जो बाहर बैठ के या अपने सियासी असर रसूख की बुनियाद पर या अपना प्राइवेट बिजनेस करके सरकारी तनख्वाह ले, करके खाना पड़ेगा सबको, तो तकलीफ तो होगी। मुझे बुरा भला तो लोग कहेंगे, लेकिन मैं इसको अपना क्रेडिट समझता हूं कि अगर इस बुनियाद पर दोस्त मुझसे नाराज हैं तो ये नाराजगी 1000 बार जायज, कोई इनकारी नहीं है इससे। मुझे आजाद कश्मीर में पहली दफा ही टेंडरिंग की गई, 3.25 अरब रुपया बचा। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी जो ये नहीं हो पा रही थी? क्योंकि लोगों के मुंह को हराम लगा हुआ था, हराम को हमने आईनी तहफ़्फ़ुज़ ले दिया था। अब वज़ीर आज़म हराम नहीं खाता, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। वही एक्सीएन है, वही महकमा है, मैंने फरिश्ते भर्ती कर दिए। अक्लमंद अफसर का क्या काम है? डू एज द रोमन्स डू, वैसे मान जाओ जैसा वज़ीर आज़म है। मैं अक्सर मजाक में 2-4 अफसरों को कहता हूं, मैं को जितनी तो हुण भुख पई है ये तुम अगली जिसू को अगला वज़ीर आज़म आया सारी कढ़नी है, पिछली खतरे भी तुम पूरी कर देनी है। लेकिन चले मुस्तकबिल की पेशबंदी का तो कोई कानून नहीं है मेरे पास, मैं तो अपने असर इक़्तिदार का जवाब दूं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में हमने इतना काम किया है, इतना काम किया है कि खुदा की कसम आपकी सोचों से बाहर है। आज उसको बयान करने लग पड़े सुबह फजर हो जाएगी, लेकिन एक सिंगल ऐलान नहीं किया। क्यों? सियासी कारकुनों की गुफ्तगू पर अवाम का इस कदर अदम एतमाद है कि वो ये समझते हैं कि ये सब मदारी है, इन्होंने जो कहना है 100% उसके मुग़ायर करना है। तो मैंने अपने हल्फ के दौरान ये बात कही थी कि ये रियासत का वज़ीर आज़म कोई ऐलान नहीं करेगा। कल मैं पहली दफा रात को आया, 3 बजे अस्पताल की इमरजेंसी में चला गया। कोई सरकारी चीज मेरे साथ नहीं थी, प्राइवेट कंपनी में मेरे सरकारी गार्ड्स थे, वो बाहर हो गए। 5-6 मरीज थे। मैं कहा हमें दूसरों को इमरजेंसी की सफाई को हालात हुआ कि आज कोई डॉक्टर कोई नर्स कोई शायद से मौजूद है। वो एक मासूम सा बच्चा था, उसने मास्क नीचे किया, उसने कहा मैं डॉक्टर हूँ। मैं कहा यार तू लगता नहीं डॉक्टर, बहुत जब मेरी जी सेहत जी माड़ा जैसे उसने कहा नहीं मैं तो मैं डॉक्टर हूँ। नर्स देखा, नर्स मौजूद थी,
दवाइयां पूछी, दवाइयां मौजूद थी। आजाद कश्मीर के अस्पतालों में 40 करोड़ दवाइयों का बजट था, 80 करोड़ कर दिया। जहां पे पब्लिक के मुफाद की बात आ रही है, ना खुदा की कसम वसाइल की कमी है और ना मेरा खर्च करने में तंग है। कहां मैं खर्च करने में तंग हूं कि अगर खुदा ना खास्ता वजीर आजम का बजट था, वजीर आजम हाउस का 1 करोड़ रुपया, मैं उसको 2 लाख पे ले आया। इस मामले में मेरे से कंजूस आदमी आपको कोई नहीं मिलेगा। अगर मैं बाप का माल समझ के 33 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में फिर रहा था, मैं उसको 2-3 पे ले आया। ये 3 दिन से हूं ना इधर। किसी की जाती जिंदगी मुतासिर हुई है? रात को 2-2:30 बजे घूमता फिरता थाने चला गया, उसका कोई चीज आपको सोशल मीडिया पे नजर नहीं आएगी। जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी तो थोड़ी बहुत नाराजगी थी उनको कि मैं यार अपनी सलाह करो, कम से कम अगर मेरे पास अपना घर देखने का टाइम नहीं है तो आप लोगों पर मैंने यकीन रखा हो। इसका यह मतलब तो नहीं है कि मैं अपने घर को बिल्कुल ही नहीं देखूंगा, जो भी वक्त मिलेगा देखूंगा। शहर की बच्चियों का हाई स्कूल, इसको पिछले 5 साल अशराफिया के किचन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आज जाके देखें, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज है वहां पे। शहर के गैर अक्सरीती कबाइल, ये मेरी वो बच्चियां हैं, वो बेटियां हैं जिनके वालिदैन साहिब हैसियत नहीं है। इनको इलाज मुआवजे की सहूलतें क्यों ना मुयसर हो, इनको पढ़ने की सहूलतें क्यों ना मुयसर हो। मैं जब मेरी औलाद तो इंग्लैंड जाके सरकार के खर्चे पे इलाज कराए, गरीब आदमी का बिल देने के लिए पैसे नहीं है। तो अगर गरीब आदमी का बिल देने के लिए पैसे नहीं है तो इतनी तो गैरत मैं खा सकता हूं ना कि फिर मैं सरकार के पैसे से बाहर जाके इलाज ना कराऊं। मेरे अपने वसाइल इजाजत देते हैं तो कराऊं, नहीं देते तो ना कराऊं। मौत का तो दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ये आपके अपने अंदर का ज़मीर और एहसास है, ये किसी ने आपके अंदर नहीं डालना। ये आप लेके पैदा हुए हैं, लेके मर जाएंगे। मैं अपने लोगों की तो बात को पूरा नहीं उतर पाया। मैंने इलेक्शन में किसी से झूठा वादा नहीं किया। मैंने कहा जब अल्लाह मेरी तकरीरें उठा के सुन लो, मैंने कहा जब मालिक कर्म करता है लोगों के दिल नरम कर देता है। मैं अपने उस फर्ज पे पर आज भी पूरी तरह कायम हूं। जिस दिन मैंने हल्फ लिया 20 अप्रैल को, उससे लेकर तब हमें गुफ्तगू 20 लाख मरतबा मेरे खिलाफ मुकदमात पेश हो चुकी है, लेकिन ना मेरे इरादे में कोई कमी आई, ना मेरे कलम के इख्तियार में कोई कमी आई। जो दस्तखत मैंने करने होते हैं वो मैं करके छोड़ता हूं। एक सबसे मुश्किल और नामुमकिन काम, शायद जिसकी कीमत देनी पड़े, लेकिन मैं देने तौर पर तैयार हूं कि जिस दीन में हम पैदाइशी तौर पर पैदा होकर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उसमें भी रब कहता है कि अकाउंटेबिलिटी के बगैर नहीं निजाम चलेगा। सजा और जजा का तसव्वुर इस दीन फितरत में भी है, हमने अपने इदारों से खत्म कर दिया। आजाद कश्मीर में एहतसाब का कोई निजाम मौजूद नहीं है। मुझे जमीन से तिनका चुनकर एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट ठीक करना पड़ा। एक इदारा जिसका हमारे हुक्मरानों ने जनाजा निकाला, आज मैंने उसका चेयरमैन भी लगा दिया एहतसाब ब्यूरो को। जितने दिन मेरे कलम में इख्तियार है, जितने हफ्ते हैं, जितने महीने हैं, मुझे आगे का सफर करते आप नजर आएंगे, देखेंगे। मुझे पीछे मुड़ के देखने की आदत ही नहीं है। 2017 में या 18 में मुझे याद है, उस वक्त भी मुझे दौरा पड़ा था। मैंने तरीके इस्लाह माशरा के नाम से पूरे आजाद कश्मीर का दौरा किया। बहुत सारे लोगों ने कहा सर ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा मुझे है हुक्म अज़ान,
कभी किसी इमाम के हाथ में आपने डांग छोटा देखा है? वो बाहर होते हुए चल भाई जिन्हें नहीं पढ़नी है उन्हें उसकी मैं डांगा ना पढ़ाऊंगा, हय्य अलल फलाह हय्य अलल सलाह, भलाई की तरफ आ जाओ, सलात की तरफ आ जाओ। वो आता है ना आए, अजान की आवाज आप तक पहुंच गई, आगे आप जाने आपके रब जाने। मेरा काम क्या है कि सजा और जजा का वो तसव्वुर जो दीन ने दिया है उसको दुनिया में भी पूरी तरह नाफिज कर दिया जाए, जितने दिन भी हो सकता है। आज को मैं 100 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, अपने वालिद के जमाने की बात कर रहा हूं। पागबान बुजुर्ग आदमी, वो साहिब हैसियत भी था और फैसला तुम इख्तियार भी रखता था। आज क्या हुआ है, वो मतरूक हो गया तसव्वुर। जो घर में साहिब वसीला है, जो घर का कमाऊ है, वो फैसला तुम इख्तियार ले गया। हमारे जैसी सोसाइटीज में इसका नुकसान क्या हुआ? बेसिक फैमिली यूनिट हम लोगों ने तोड़ दिया। बुजुर्गी दीन में भी और दुनिया में भी ये वकार की अलामत है, हमने इसे पशेमानी में तब्दील कर दिया। रवायात खत्म कर दी, अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। ये पिछले 3-4 रोज पहले एक वाकया हुआ, ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना छूट तो सकता नहीं है। एक 3.25 साल की बच्ची का रेप हो गया। बड़े अरसे बाद मुझे एंटी डिप्रेसेंट खानी पड़ी। यार ये पंजाब में तो सुनते थे, ये आजाद कश्मीर में जाचला। परसों जब मुझे बताया गया जी कि करने वाला एक 12 साल का बच्चा है, जो रही सी कसर थी वो भी मेरे पांव से जमीन निकल गई। मैं बोला यार ये क्या करते हो आप, पागल हो सारे? तो आप लोगों का दिमाग ठीक है? ये मुझे क्या कहानी सुना रहे हो? तुमसे मुल्ज़िम नहीं पकड़ा गया, ये क्या चीज है? उन्होंने कहा जी डीएनए टेस्ट के लिए भेजा है, वो बच्ची का खून इसकी शलवार से बरामद हुआ है। और जब इससे पूछा ये तुम क्या कर रहे थे, तो उसने कहा जी फौज फिल्में देखता था। मैंने कहा चलो ये ट्राई करके देखता हूं। 3.25 साल की बच्ची, 12 साल का बच्चा। ये आपके माशरे के इर्द गिर्द की कहानी है। ये आंखें बंद करने से नहीं ये तब्दीली आएगी, खोल के इसके खिलाफ मुजाहिमत करनी पड़ेगी। इज्जतदार को उसका मुकाम वापस करना पड़ेगा। और इज्जत साहिब हैसियत होने का नाम नहीं है। जब से ये दुनिया बनी, जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मानने वाले हैं, और जब तक ये रहेगी, साहिब इज्जत साहिब किरदार है, साहिब वसीला नहीं है।